हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कोई भी टेंस का आइडेंटिफिकेशन हमें जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर टेंस को किस सेंटेंस के कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें आप अपने आदत को, एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रूथ या इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, जो ऐसी बात जो हमेशा सत्य है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सब सत्य बातें हैं। सूरज पश्चिम में डूबता है, ये सारी चीजें सच्चाई हैं, तो ये जनरल ट्रूथ में हो गई। रिपीटेड एक्शन, कोई भी चीज बार बार होना, जैसे हम रोज ऑफिस जाते हैं, दीपावली हर साल मनाया जाता है, ईद हर साल मनाया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो बार बार होती हैं, वो चीजों को, आदत को या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें हों, उनमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जो एक्शन अभी भी होता हो, आपकी कोई ऐसी आदत जो अभी भी होती हो, कोई ऐसी सत्य बात जो अभी भी है, और कोई भी ऐसा एक्शन जो बार बार हो रहा है और अभी भी वो होता है। अब यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो डू और डज का यूज होता है। डू का यूज हम कब करते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने जितने भी वीडियो टेंस के पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है। तो डू का यूज कब होगा? जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे और प्यूरल नेम हो। प्यूरल नेम मतलब एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा हुआ, जैसे मोहन, सोहन, रमेश फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ 3 लोगों का नाम है तो प्यूरल नेम में आ जाएंगे, तो वहां आप डू लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अब डज, ही, सी, इट और सिंगल नेम, किसी एक जन का नाम लिखा हुआ तो वहां पर आप डज लगाएंगे। लेकिन अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, मोहन, सोहन, रमेश, कोई भी 3 जन का नाम आप ले लीजिए, वो रोज खेलने जाते हैं या मैदान में खेलते हैं, तो वहां पर डू नहीं लगेगा। या डज की बात करें तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां नोट करके लिख दिया है, जैसा कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वो भी कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तब। बस इसी जगह पर आपको दिमाग में बैठाना है इस बात को। ठीक है, तो उस कंडीशंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो हट चुका है इस टेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो बचेगा वर्ब। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे इसको यूज करना है। जो भी बचा हुआ वर्ड है उन्हें हम लिख देते हैं। When सब्जेक्ट इज ही, सी या सिंगुलर नेम, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? ही, सी या सिंगुलर नेम हो, उस कंडीशन में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं। और जब इसके अलावा कुछ भी हो जाए, मतलब ही, सी और सिंगुलर नेम के अलावा किसी एक जन का नाम लिखा हुआ, उसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस दोनों में से कब हम एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे। तो मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियोज में इनके बारे में पढ़ाया हुआ है। छोटे से रूल्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब हम एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब आइए हम लोग एक एक करके इनको यूज करना सीखते हैं। जैसे वह अंग्रेजी समझती है। अब देखिए, समझती है मतलब उसका ये एक हैबिट है कि वो समझ जाती है, उसका एक नेचर है कि भाई समझ जाती है, इंडेफिनिट टेंस यूज है।
ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे सी। अब हेल्पिंग वर्ब का तो यूज है नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो मैं लिखूंगा समझने की इंग्लिश। तो समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, सी और सिंगुलर नेम में से सी देखो आ रहा है, इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस में से लगाएंगे, तो यहां लगता है एस। और मैं दोबारा कह रहा हूं क्यों मैंने ईएस नहीं लगाया, इनके कुछ रूल्स होते हैं, छोटे से 3-4 रूल हैं, आप उन्हें मेरे उस वीडियोज को देख लीजिए, आपको वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सी अंडरस्टैंड्स व्हाट, इंग्लिश। सी अंडरस्टैंड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है वे हर सुबह विद्यालय जाते हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दे लग गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। क्योंकि ये दे है, क्योंकि ये आई वी यू दे इन सब में से आ रहा है, आई वी यू दे इन सब में से आ रहा है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है ही, सी और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस या यस लगाना है, नहीं तो बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो दे गो टू स्कूल, कब, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। दे गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। हो गया दोस्तों। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाने जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ सिंपल से ध्यान देना है कि अब पहले जैसे रूल आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप देख लीजिए। मैं उसी रूल पे चलते आ रहा हूं, सिर्फ एक एक्सेप्शन के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये प्रॉब्लम आता है, बाकी यहां से फिर से मेरा वही रूल काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसी चीज को हम चलिए यूज करते हैं, वह अंग्रेजी नहीं समझती है। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या नया वर्ड आया, नहीं वर्ड आया है नया, तो बस मुझे नॉट लिखना है और इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। अब सी के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। यूज मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है ऊपर में, तो सी डज। फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर आपको नॉट हर हाल में लगाना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। तो सी डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड क्या, इंग्लिश। सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अगर इसी तरह मान लीजिए मुझे ये बनाना हो वे हर सुबह विद्यालय नहीं जाते हैं, तो मैं क्या बनाऊंगा, दे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू नॉट। दे डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। जाना, दे डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, कहां, टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। हो गया आपका। इसी तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने सिखाया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आप सबसे पहले लिख दीजिए, मतलब सबसे पहला शुरुआत आपका हेल्पिंग वर्ब से होगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे क्या वह अंग्रेजी समझती है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वह हमारा क्या, सी, तो सी के हिसाब से हमारा क्या लग जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा सी, डज सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा अंडरस्टैंड क्या, इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डज सी अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या वे हर सुबह विद्यालय जाते हैं, इसे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे,
डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट तो डू दे गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, कब, कहां, किस लिए, इस तरह की चीजों को हम जब यूज करते हैं बीच में, तब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। जैसे देखिए, वह अंग्रेजी कब समझती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसी चीजों को कैसे बनाएं, तो सिंपल सा चीज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न है आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने का, आप उससे भी पहले क्या करिए, उस इंट्रोगेटिव वर्ड जिसकी वजह से वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना है उसको लिख दीजिए। जैसे वह अंग्रेजी समझती है, इसमें कब आने की वजह से ये इंट्रोगेटिव में बदला है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव का मेन भूमिका निभा रहा है। इसीलिए इसको क्या करिए, सबसे पहले लिख दीजिए इसकी इंग्लिश। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो आप लिख दीजिए व्हेन। उसके बाद वही सेम चीज जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो डज, व्हेन डज सी सब्जेक्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बनेगा। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है, कई बार हम कोई भी चीज पूछते हैं और नहीं के सेंस में पूछते हैं, उस जगह पर आप इमेजिन करिए है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर। अब यहां निगेटिव आया तो मैंने ऑलरेडी ये चीज का प्रैक्टिस कराया हुआ है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट को आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाइए, और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं समझती है, यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट, फिर जस्ट उसके बाद नॉट, डज सी नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड इंग्लिश, डज सी नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, और यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वैसे ही जो मैंने बोला था कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशंस में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। मैंने क्या बताया, इस इंट्रोगेटिव वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होगा, वाई, आपने लिख दिया। उसके बाद सारा रूल सेम रखिए, हेल्पिंग वर्ब अब लगेगा तो क्या हो जाएगा, डज, फिर सब्जेक्ट, और तुरंत इसके बाद क्या, नॉट। वाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से बड़े आराम से आप किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो आई होप सो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हर चीज समझ में आ चुका होगा, और सिर्फ बचा एक काम, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी इन सेंटेंस में और इन टेंस में होती जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, टॉपिक पसंद आया, तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।